जनता परेशान है। अब बीजेपी के नेताओं के, मोदी अमित शाह के लच्छेदार भाषण नहीं चलेंगे। अब ये जो बताते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना में 5 करोड़ लोगों को सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया, लेकिन आज गाँव में माता बहनों के पास 900 रुपए में सिलेंडर खरीदने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम ये सिलेंडर की अर्थी निकाल रहे हैं ताकि बीजेपी के नेता जागे और उनको पता चले कि उनकी उज्ज्वला योजना फेल है। कांग्रेस वर्कर्स ने हस्ताक्षर अभियान के जरिए केंद्र सरकार के खिलाफ समर्थन जुटाया। कांग्रेस भाजपा के बीच बनी टकराव जैसी स्थिति। मुख्यमंत्री आवास के लिए उसका बंगला और वो जितना महत्वपूर्ण है, ये हमारा मंदिर है भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन इसके गेट के बाहर नहीं करने देंगे। तो मजाक समझ बताइए। महंगाई बेलगाम, जन जन तक पहुंची कांग्रेस की आवाज। कैसे मिटे महंगाई का मर्ज? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये हमारे देश की राजनीति को सबसे ज्यादा सुहाने वाले मुद्दे हैं। 70 साल में छोटे बड़े मिलाकर हजारों चुनाव देश में हो गए होंगे, लेकिन राजनीति इन्हीं मुद्दों या इन जैसे ही मुद्दों की धुरी पर घूमती रहती है। विपक्ष को हमेशा से ये दर्द दिखता आया है और सत्ता में पहुंचते ही वो चश्मा पहनने की परंपरा रही है, जिससे सब हरा हरा दिखता है। इन दिनों महंगाई से आम आदमी त्राही कर रहा है। विपक्ष इसको लेकर मुखर भी है और सिलसिलेवार विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है। भाजपा को इसमें कोरी राजनीति दिखाई देती है। ये सब जानते हैं कि महंगाई ना कभी घटी है, ना शायद कभी घटे, लेकिन ज़रूरत की रोज़मर्रा की चीज़ें भी अगर हमारा सिस्टम गरीब को उपलब्ध ना करा सके तो फिर ये सवाल उठने लाजमी है कि महंगाई की बिल्ली के गले में कौन बांधे घंटी। ये महंगाई महामारी ने फैलाई या गलत आर्थिक नीतियों ने? और कब तक हमारी सियासत इस तरह के मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी? हमारे साथ मनीष पारिक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आरसी चौधरी साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। किशोर टाक साहब हैं, आप ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। मनीष पारिक साहब, अभी जो तस्वीरें आपने देखी और 7 दिन से जो सिलसिला चल रहा है, वो कहीं चिंतित करता है आपको? नहीं, बिल्कुल। मैंने जैसे निवेदन किया कि जो ऑयल बॉन्ड जारी करेंगे वही बाद में शव यात्रा निकालेंगे। पहले 1,30,000 करोड़ रुपए का भुगतान मोदी सरकार को करना है इन मनमोहन जी सरकार के फैसलों का, तो और वही यात्रा निकाल रहे हैं। खुद ही महंगाई के कारण रहे हैं और खुद ही निकाल रहे हैं। ये असलियत लोगों को पता चल गई है। 3500 करोड़ रुपए तो ब्याज देना पड़ रहा है हर साल। 2026 में 1,31,000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। अब सब्सिडी देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? दूसरी बात, अगर दालों की बात करते हैं तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है, तो महंगाई बेईमानी हो जाती। गरीब को तो मिल ही रहा है ना, नवंबर तक मुफ्त राशन दे दिया 80 करोड़ लोगों को। अब समर्थन मूल्य किसान को ज़्यादा देंगे तो भी वो रेट बढ़ेगी उसकी। अगर हम 21 रुपए किलो में खरीदेंगे बाजरा तो फिर बाजार में तो 22 रुपए मिलेगा। मेरा निवेदन ये है कि या तो आप 8 रुपए किलो बाजरा में किसान को भाव देते हैं तो वो दिक्कत है, और अब ये देते तो ये दिक्कत है। इसलिए ये ईमानदारी की महंगाई है, कोई नीयत खराब नहीं है, और देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की कर रहा है, महंगाई ईमानदारी की है और किसी तरह की कोई बात छिपाई नहीं है आपने। आरसी चौधरी साहब, ये तो देखिए ईमानदारी की महंगाई है, आप लोग क्यों इतना हल्ला कर रहे हैं भाई? देखिए जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता के जो वक्तव्य हैं वो मैं उनके लिए तो क्या कहूँ। देश के पेट्रोलियम जो मंत्री, जो आज तो नहीं है लेकिन प्रधान जो रहे, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनके हर समय पे बहुत से बयान आए और मैं उनकी सब अगर जिक्र करूंगा तो अपना समय निकल जाएगा। इससे मैं इनकी बातों पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आपका मैं साधुवाद करना चाहूंगा कि आपने एक जिम्मेदार चौथे लोकतंत्र के स्तंभ के महत्व को समझते हुए आपने कहा कि क्या सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। और मैं मुद्दों पे ही चर्चा करना चाहूंगा कि इस देश के अंदर आखिर
सरकारें जो चलती है, जनता से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, किस प्रकार से राजस्व आता है, किस प्रकार से सब चीजें होती है। सरकार की विनाशकारी नीतियों का नतीजा ये है कि आज देश का आम आदमी, जिसके लिए सरकारें लोक कल्याणकारी कही जाती थी, गरीब को, अंतिम व्यक्ति को राहत देने की जो बात कही जाती थी, लेकिन आज वही अंतिम व्यक्ति, वही गरीब आदमी आज सरकार के आय का जरिया बन गया है। मैं निश्चित रूप से जानता हूं कि निजी क्षेत्रों के अंदर बहुत से लोगों की नौकरी गई, जिनकी बच गई है, उनकी वेतन की बेहद कटौती हुई है, और उस कटौती के ऊपर इस महंगाई की मार, और फिर ये विकास का नारा, ये मुझे लगता है विकास नहीं विनाश का श्रेय है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से नोटबंदी लागू की गई, किस प्रकार से जीएसटी लागू की गई, जीएसटी, और इनके बाद में लगातार 2 साल तक जो जीडीपी है देश की गिरती रही, देश का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो घटता रहा। कॉर्पोरेट टैक्स जो सरकार का सबसे बड़ा होता था कि ये लोगों को टैक्स देके, वो बहुत बड़े, चाहे निजी क्षेत्र के हो चाहे सरकारी क्षेत्र के अधिक वेतन वाले व्यक्ति, जो ये श्रेय होता था कि चंद मुट्ठी पर लोग पूरे देश को चलाते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, आज उन सबसे जो आम आदमी है वो टैक्स सबसे ज्यादा दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वो एक प्रवक्ता ने कहा कि पेट्रोल बॉन्ड की उन्होंने बात की। इन्हें पता होना चाहिए, पूर्ववर्ती सरकार रही भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी जी नेता थे, उन्होंने भी बॉन्ड जारी किए थे और दूसरी सरकारों ने बताया है, आज ये भी जारी कर रहे हैं, आज ये जारी कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। ये सरकार के लिए होती है, राहत देने के लिए होती है। आज ये कह रहे हैं 1,30,000 करोड़ का, मैं कह रहा हूं कि एक महीने में पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी ये 90,000 करोड़ रुपए वसूलते हैं, एक महीने की कमाई है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे कच्चे तेल की कीमतें कमजोर हैं, उसके बावजूद आज जो गाड़ी का तेल वो 100 रुपए पार, खाने का तेल 200 पार, और जो उज्ज्वला की बात करते थे वो सिलेंडर, खाना पकाने का ईंधन 850 पार। आखिर आम आदमी को किस प्रकार से लूट रही है। चौधरी साहब, आपने 3 बातें खासतौर पर कही ना। सरकार की पहली बात तो आपने कहा कि नोटबंदी, उसके बाद में जीएसटी, और अब आप कह रहे हैं कि करों का बोझ बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। रघुवीर पुनिया जुड़ गए हमारे साथ। रघुवीर पुनिया, बहुत संक्षेप में बताइएगा, मैं किसी पार्टी के बारे में बात ना करते हुए एक अर्थशास्त्री के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2016 में हुई नोटबंदी या उसके 1 साल बाद हुई जीएसटी का अभी तक असर चल रहा है क्या हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, या कुछ और कारण है? लेकिन मेनली जो इम्पैक्ट है वो इस बात का है कि एक एनसीएलटी, कुछ जो 2-3 तरह की महंगाई है। एक जैसे स्टील है, 80 रुपए किलो हो गया है आज के दिन। तो वो जो स्टील की कंपनियां थी, जो देश में 10-12 कंपनियां होती। पुनिया साहब, हमारे पास चूंकि इतना डिटेल में हम बहस नहीं कर पाएंगे, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो आम आदमी की जरूरत से जुड़ी चीजें हैं, उन तक हम सीमित रहेंगे। उसकी महंगाई के बारे में मैं पूछ रहा हूँ आपसे। प्रोडक्शन है वो कम हो गया है उसका, और डिमांड तो उनकी उतनी है, डिमांड उनकी घट नहीं सकती। रोजमर्रा की चीजों की है कि दाल, सब्जी, आटा, केरोसिन हमको जितना चाहिए उतना ही चाहिए, लेकिन उसकी जो सप्लाई है, प्रोडक्शन है, वो कम हो गया है जेपी शर्मा जी। तो ये सरकार की जो दीर्घकालिक नीतियां की जो डिमांड होगी सोसाइटी में, उसके प्रोपोर्शनेट में उसका प्रोडक्शन होगा, तो महंगाई बैलेंस्ड रहेगी। अब ये सरकार की नीतियों में कहीं ना कहीं खामी रही है, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्शन कम हो गया, जिसमें प्रोडक्शन कम होने की वजह से, जिसमें नोटबंदी वो बिल्कुल कंट्रोल है। ये प्रोडक्शन को कम करने के लिए मैं किशोर साहब के पास दुकान पे जाऊं और तेल मांगू इनसे, और ये कहें साहब 150 रुपए लीटर है, तो मैं इस बात पर माथा पीटूं कि तेल 150 रुपए हो गया है, या फिर मैं रेपो रेट पढ़ करके खुश हो जाऊंगी? नहीं, रेपो रेट सही चल रहा है, तेल भले 150 रुपए हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि जो महंगाई कंट्रोल करने के 3 सरकारी कदम है, ये लापरवाही बता रहे, इसलिए कह रहा हूं। तीनों कंट्रोल कदम है, इन्फ्लेशन की रेट कंट्रोल है, रेपो रेट की रेट कंट्रोल है, और जो मार्केट फंड फ्लो है, उस फंड फ्लो के कारण महंगाई बढ़ती है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये लोगों को बता सकते हैं, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं। अच्छा। अगर लोगों के पास में पैसा होगा तो महंगाई बढ़ेगी, एक बात, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त में दे देंगे, तो वो गरीब को तो भार पड़ेगा नहीं, उसको तो मुफ्त मिल रहा है नवंबर तक, तो अब किस पर भार पड़ेगा? तो वो रेपो रेट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ब्याज उतने में रिजर्व बैंक कंट्रोल कर रहा है। तो मेरा निवेदन यह है कि सारे आर्थिक सुधार के जो प्रयास हैं, वो सरकार ने मैदान में डाल रखे हैं। ठीक है, ठीक है। आरसी चौधरी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले जो पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि ओपेक का जो प्रोडक्शन है उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने कहा कि आपने जब नेगेटिव में था तब आपने कितना भंडारण किया था, तमाम सब चीजें हैं। उन्होंने कहा कि अभी सर्दी है, उसके बाद में सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि अभी हम वैक्सीन दे रहे हैं,
इसलिए ये महंगा है। उन्होंने कहा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इसलिए हम पेट्रोल और डीजल महंगा दे रहे हैं। जिस दिन से ये देश के अंदर आए हैं, आधी रात को ये तय करते हैं कि कल हिंदुस्तान की जनता से कितना पैसा लूटना है। वो उस लूट का हिस्सा ये है कि मध्यम वर्ग को किस प्रकार से गरीबी में धकेलना है। और आखिर में देश के लोग जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, आज यही बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इसी आधार पर बनाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का आदमी इनके खाने के ऊपर आश्रित रहे। मैं इसे पूछना चाहता हूं, देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, देश जो विश्व शक्ति बनना था, आज इन्होंने 5 किलो अनाज पे लाके छोड़ दिया है। ये इनका विजन है, ये इनकी सरकार की नीति है। हमें ऐसा मुल्क नहीं चाहिए जहां पे 5 किलो अनाज के ऊपर अपने पेट के लिए हिंदुस्तान की जनता जिए। हिंदुस्तान की जनता अपने विकास में भागीदारी देना चाहती है और इनकी विनाशकारी नीतियों की वजह से, दूरदृष्टिता की वजह से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लेकर के अगर आप नाराजगी जाहिर करेंगे आरसी चौधरी साहब, तो इनके पास जैसा कह दिया ना मनीष पारिक साहब ने, कोरोना आ गया, क्या करें। तो इस बात को हर आदमी समझता है, इस बात को कि इस वक्त सर्वाइवल और सर्वाइवल में जो ईज हो सकती है वो हमारी प्राथमिकता है। और उसी को लेकर यह सवाल है कि रोजमर्रा की चीजें तो मिले, कम से कम आदमी का पेट तो भर सके। और वहीं मुश्किल आ रही है, तो वहीं अगर मुश्किल आ रही है सर आपने बहुत, जेपी शर्मा जी आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन दुनिया के अंदर जब महाशक्ति बनने जा रहे हैं, आप देखिए अमेरिका को देखिए, यूके को देखिए, वहां के आम आदमी के जीवन को देखिए, उन्होंने किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखा। आम आदमी को अमेरिका और यूके को तो कहां से देखें, अमेरिका और यूके को कहां से देखें। अमेरिका और यूके के बारे में तो हम सोचते सुनते ही हैं। क्यों? मैंने शुरू में ही कहा, हमारे यहाँ चुनाव के मुद्दे आज तक 70 सालों बाद भी क्या होते हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, सड़कें नहीं है। वहां किस तरह के मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं कि हमारी विदेश नीति क्या होगी, हमारे यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, हमारे यहाँ मानवाधिकार जो है उनका संरक्षण कितना हो रहा है, हमारे यहाँ रिसर्च और अनुसंधान कितना हो रहा है। अगर ये सरकार आएगी तो रिसर्च को कितना बढ़ाएगी। हम कहाँ उन देशों के पीछे अभी दौड़ने की स्थिति में हैं। वो तो उसका ठीकरा मैं कांग्रेस पर या भाजपा पर किस पर फोड़ना चाहिए, ये तय करना किसी भी आदमी के लिए बहुत मुश्किल बात है। लेकिन किशोर टाक साहब, आपके पास आऊँ, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। ये जो महंगाई है, अगर ये सरकारों से आम आदमी तक पहुंचती है तो उसका जरिया आप ही हैं, चाहे वो भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। क्या आकलन है आप लोगों का, कौन सी जगह खामी रह गई है जिसकी वजह से आम आदमी को इतना सफर करना पड़ रहा है? संक्षेप में। हम तो क्या, बीजेपी और कांग्रेस का जब भी मैं डिबेट में आता हूँ, हमें तो दुकानदारों को, व्यापारियों को समझ ही नहीं आता। ये उस पर आरोप लगा के बच के निकल जाते हैं। छोड़िए ना, मैं तो आपसे सवाल ये किया आपसे कि कौन सी खामियां हैं जिनकी वजह से ये महंगाई बढ़ी हुई है? खामियां तो इनमें ही है सब सारी। अच्छा, ये अपने खर्चे कम कर नहीं रहे और इनकम के अदर सोर्सेज इन्होंने पैदा ही नहीं किए। इनके पास में जो स्पेशलिस्ट बैठे हैं, इनके पास में, उनके पास में इतना ज्ञान ही नहीं कि हम अदर सोर्स कौन कौन से हैं देश के अंदर जहां से कि हम और इनकम पैदा कर सके। सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़ा देते हैं। और होता यह है जेपी साहब कि हम सुबह जब दुकान खोलते हैं तो हमें इतने अच्छे अच्छे शब्द सुनने को मिलते हैं। हालांकि मैं टीवी पे कहना नहीं थी, लेकिन मैं कहूंगा जरूर कि जैसे आज तेल का व्यापारी दुकान खोलेगा, वो बेचारा दुकान कस्टमर आएगा, बेचारा अगरबत्ती लगा के बोनी बट्टा करे, तो वो आके ये बोलता है, हाँ जी बेईमानो, आज तेल के पीपे का क्या भाव है। पेट्रोल पंप के ऊपर आएगा, बोलेगा लुटेरो, आज कितने पैसे बढ़ा दिए। आप ये देखिए दुकानदारों की गलती क्या, बेचारों की। उनको लुटेरे, बदमाश, चोर, उठाई गिरे, हाँ उठाई गिरो, लूट लो। अरे भाई, ये सारी नीतियां केंद्र की या राज्य की है, दुकानदारों की नहीं है। लेकिन जैसे ही ये कोई काम करते हैं, उसका रिएक्शन इमीडिएट पब्लिक पे जाता है और पब्लिक के टच में सीधे, क्योंकि हम हैं और वो सारी गालियां हमारे को मिलती है। तो इसके लिए क्या था, हम दुकानदारों ने भी अब सोच लिया है कि ये इतनी इनके हिस्से की गालियां अब हम नहीं खाएंगे। अच्छा। और आपने जैसे भी देखा ही होगा कि 10 तारीख को पंजाब के सारे व्यापारी इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने इकट्ठा होकर ये तय किया है कि फरवरी के अंदर जो चुनाव होंगे उसके अंदर हम हमारी खुद की पार्टी बना के चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। और हम इनको हमारी ताकत दिखा देंगे। ये समझते हैं हम छोटे व्यापारी है, खंड व्यापारी हैं, इनको जितनी गालियां मिले सुनाने दो। इसी तरह के किसी असंतोष से कांग्रेस उपजी होगी, इसी तरह के किसी असंतोष से भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, इसी तरह के असंतोष से तमाम दुनिया भर की पार्टियां सत्ता में आई हैं। उन्होंने क्या कर लिया किशोर जी? समस्या तो जस की तस है ना। हम अगर लोग हैं, हम राजनीति में आना नहीं चाहते। हाँ। लेकिन इन लोगों ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि अगर आप राजनीति में नहीं आते हो तो आपका व्यापार बंद है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोरोना की 2 लहर के मार बेचारे आज लुधियाना के जितने इंडस्ट्री वाले हैं वो झेल रहे हैं। हजारों मजदूरों का वेतन देना भाई साहब बहुत मुश्किल है, लेकिन सरकार तो अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन दे रही है। उन्होंने किसी तरह 2 लहर झेली, इसके बाद के अंदर अब इन्होंने कर दिया है पावर कट।
अब आज की तारीख में इनको प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और जो बैठा लेबर है उसको पैसा देना पड़ रहा है। अगर समस्या का हल ये है जेपी जी एक मिनट, मेरी आदमी खुद भी एक राजनीति में आ जाए। ब्रांड के जो मालिक है उनसे रूबरू बात हुई है, उन्होंने कहा किशोर जी मैं 20 करोड़ रुपए का जीएसटी भरता हूँ, जिसमें सरकार की ना तो फैक्ट्री है, ना सरकार का इन्वेस्टमेंट है, ना सरकार की रिस्क है, ना कोई धागा है, ना मार्केटिंग है, सब मेरी है। 20 करोड़ रुपया जो आदमी दे रहा है उसको आप कुछ भी नहीं दे रहे हो। अरे हम और कुछ नहीं चाहते, कम से कम उनको मान सम्मान दो। आप दिवाली पर अगर उसको 1 किलो मिठाई का डब्बा भी दे जाता तो भी हम मानते हैं। पिछले 70 सालों में इन्होंने 1 किलो मिठाई का डिब्बा उस आदमी को नहीं दिया जो 20 करोड़ मिठाई की बात कर रहे हैं या दाल रोटी मुश्किल हो रही है, दाल रोटी के ऊपर बहस हो रही है किशोर जी। ये आप ये देखिए हम कमाऊ पूत हैं। अगर आपने हमारे को ही जो है हमारे को मान सम्मान नहीं दिया, आपने हमारे को मारने की कोशिश की, हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। और उसका परिणाम यह है कि आप पार्टी जो है उसने इमीडिएट रिएक्शन किया है। 70 सालों से किसी पार्टी ने नहीं कहा। ठीक है मनीष पारिक साहब, आपने सवाल उठाया अभी कि उसमें राजस्थान का 36 रुपया जाता है। मुझे बताइए कि बेंगलोर में 105 रुपए में पेट्रोल बिक रहा है 1 लीटर, जहां आपकी सरकार है। भोपाल में 109, बार बार नाम ही मध्य प्रदेश का आता है, मध्य प्रदेश में क्या किया फिर आपने। और पटना में 103। तो वो क्या नुस्खा है आपके पास जो वहां इतना ज्यादा पेट्रोल का दाम होने पर भी महंगाई को रोक लेता है, और राजस्थान सरकार या राजस्थान जैसी दूसरी सरकारें वो वंचित हैं उस नुस्खे से? वो तो ये कह रहे हैं, मैंने इसलिए कहा कि ये जो कांग्रेस के हैं वो कह रही है कि भाई हम तो इतने पैसे भी लेंगे। नहीं ये नहीं कर रहे। हर बहस में मुद्दा ये होता है मनीष जी, हर बहस में यही मुद्दा रहता है। आप कहते हैं कि इन्होंने वेट ज्यादा कर रखा है, ये कहते हैं सेल्स ड्यूटी इन्होंने ज्यादा कर रखी है। अगर वो कहते हैं तो सवाल इस बात का उठता है आम आदमी के मन में कि राजस्थान की अगर आप बात कर लेते हैं, ठीक है यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आप द्वारा शासित जो प्रदेश है वहां पे 109, 107 रुपए अगर पेट्रोल जा रहा है तो ये बात कैसे जस्टिफाई होती है कि वेट की वजह से जा रहा है? और इसी तरह से आरसी चौधरी साहब, अगर रायपुर में 99 रुपए लीटर हो सकता है पेट्रोल, रांची में 96 रुपए हो सकता है पेट्रोल, तो फिर यहाँ हमारे ऐसी क्या समस्या है कि हमारे यहाँ 107 रुपए से नीचे नहीं बिकेगा? खैर ये सवाल मैं लेना नहीं चाहता, इस पर कई बार बहस हो चुकी है। मैं आपके पास आ रहा हूँ पूनिया जी। देखिए कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि वो कोई ऐसा कदम उठाए या ऐसी कोई नीति लाए जिससे उसके वोट टूट जाएं, उसका वोट बैंक खराब हो जाए, जनता के मन में उसकी छवि धूमिल हो, चुनाव हार जाना पड़े। तो अभी की परिस्थितियों में आर्थिक व्यवस्थाएं किस किस मोर्चे पर ऐसी हैं जिसके चलते सरकार को राजस्व पर इस जोखिम तक जाकर भी फोकस करना पड़ रहा है? अवधेश आकोदिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप इस बात सवाल का जवाब दीजिए। अवधेश आकोदिया। देखिए जी जेपी जी, मुझे दो बातें कहनी है यहाँ पर कि देखिए कितने दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि जो राजनीतिक दल है वो सत्ता में आने के बाद और सत्ता से जाने के बाद किस तरह से अपनी बातों की अदला बदली कर लेते हैं। यही कांग्रेस जब सत्ता में थी तो यही तर्क वो गिनाती थी इस तरह से कि हम ये स्कीम चला रहे हैं, इतना पैसा यहाँ पे दे रहे हैं, वही तर्क अब बीजेपी गिना रही है। तो ये जो सहूलियत के हिसाब से आप चीजों को सामने रखते हैं, जनता वो सब समझती है। आज कांग्रेस आंदोलन कर रही है, जब सत्ता में होती है तो इसी तरह से वो चीजों पर टैक्स वसूलती है। तो राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि ये जो आप दिखावा करते हैं जन सरोकारों से जुड़ा होने का, महंगाई पर चिंतित होने का, जब सत्ता में आते हैं तो वही काम आप उस तरह से करते हैं। लेकिन पिछली सरकारों और इस सरकारों में एक चीज का अंतर है जो अभी मनीष पारिक जी ने आपको बताया कि देखिए ये जो महंगाई है ईमानदार महंगाई है। दूसरा वो ऑयल बॉन्ड का मामला ले आते हैं जिसका जस्टिफिकेशन किसी भी तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि जो 1,30,000 करोड़ का वो अमाउंट बता रहे हैं वो 2014 से आपको 2026 तक देना है, जबकि एक साल में आप इससे कई गुना टैक्स केवल पेट्रोल और डीजल से वसूल लेते हैं। तो ये सारी स्थितियां लोग बहुत परेशान हैं। जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकारें, उनको सोचना चाहिए किस तरह से उनको राहत मिले। लोग बहुत परेशान है, इसके ऊपर मैं आपसे एक सवाल करूंगा, लेकिन मनीष पारिक बॉन्ड के बारे में कुछ और कहना चाह रहे हैं। बोलिए मनीष पारिक, संक्षेप में बोलिए। मैं निवेदन यही कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। मान ली ईमानदार महंगाई है साहब। आप तो बॉन्ड वाली बात बता दीजिए, 2026 तक का टाइम और हर साल जितना बॉन्ड का पैसा है उससे ज्यादा तो आप कमा रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं खाली कि वो 3 लाख करोड़ की टोटल महंगाई का कम करने की बात करेंगे, 1.5 लाख करोड़ उसमें जा रहा है, मैं इसलिए उसका उल्लेख कर रहा हूं। पहले कभी नहीं था इतना। ये अवधेश आकोदिया जी और पूनिया जी दोनों इस बात को मेरी हाँ भरेंगे, सहमति दिखाएंगे। इतना पैसा एक साथ देना पड़ेगा, 3500 करोड़ रुपए का ब्याज दे रहे, पहले तो नहीं देना था ना ये कांग्रेस को। एक मिनट पारिक साहब, अवधेश आकोदिया जी, एक बात और कही जाती है
कि अगर इस तरह की त्राही त्राही मची हुई है तो जनता सड़कों पर क्यों नहीं है, वो विरोध का स्वर सुनाई क्यों नहीं देता है। जवाब में 2-3 बातें आती हैं। एक बात ये आती है कि इतनी महंगाई है ही नहीं, इस तरह की त्राही त्राही की स्थिति है ही नहीं। दूसरी बात ये कही जाती है कि विपक्ष सोया हुआ है, विपक्ष अगर भाजपा अगर विपक्ष में होती तो अब ये धार दूसरी दिखाई देती है आपको विरोध की। और तीसरी बात ये कही जाती है, जो समाजशास्त्री हैं, मनोवैज्ञानिक टाइप के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि एक विरोध का आसान जरिया सोशल मीडिया ने उपलब्ध करा दिया है। अपने मन की भड़ास 4 लाइनें लिखो, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दो, मन की भड़ास तो निकल जाती है, सड़क पर निकलना नहीं पड़ता। ये भी एक वजह है कि लोग सड़कों पर नहीं आते। क्या सच्चाई है अवधेश जी? देखिए जेपी जी, इसमें 2-3 बातें हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगाई है, लोग परेशान हैं। अब वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्रतिक्रिया देने का एक सोशल मीडिया उनको मंच मिल गया है। लेकिन इसमें एक दूसरी बात है, जो सरकार की तरफ से लॉजिक दिए जा रहे हैं इस महंगाई के पीछे, वो लॉजिक पिछली सरकारों से ज्यादा दमदार हैं। वो झूठे हैं, सच्चे हैं, ये बात अलग है, लेकिन वो दमदार हैं बिल्कुल। उनको पूरी ताकत के साथ लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ लोग उस पर भरोसा कर रहे हैं इसलिए वो चुप हैं, लेकिन एक जो जरिया है सोशल मीडिया का, उसमें लोगों का गुस्सा निकल जाता है। और जो दूसरी बात है, जो सत्ताधारी दल है अभी भारतीय जनता पार्टी, उसको ये लगता है कि ऐसे मुद्दों पर लोग वोट आमतौर पर नहीं करते हैं आजकल। यदि उनके सामने कोई इमोशनल मुद्दा हो, कोई भावनात्मक मुद्दा हो चुनाव के समय, तो ऐसे सारे मुद्दों को लोग आसानी से भूल जाते हैं। तो बीजेपी की सारी कैलकुलेशन इस पे है कि लोग परेशान हैं, लेकिन जब चुनाव आएंगे तो अल्टीमेटली वोट डाले जाएंगे भावनात्मक मुद्दों पर। उसमें विरोधी दलों के मुकाबले बिल्कुल अवधेश जी, एक शेर है ना, भूख लगेगी तो पाँव से पेट ढक लेंगे। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। लेकिन डिबेट अभी खत्म नहीं हुई है। पूनिया साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है ना, तो 30 सेकंड का समय है अपने पास, लेकिन तीन ऐसे काम बताइए जिनको तुरंत सरकार को अपना लेना चाहिए, जिससे तत्काल राहत मिल जाएगी। जेपी जी, जो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, प्रोडक्शन एक दिन में तो बढ़ेगा नहीं, तो इमीडिएटली तो इंपोर्ट बढ़ाकर ही महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, अगर किन्हीं के यहाँ स्टॉक की जो लिमिट है, अगर होल्डिंग हो रही है तो उसको होल्डिंग को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होने की वजह से, सप्लाई नहीं होने की वजह से, जो किशोर जी कह रहे थे, अगर इनकी दुकान में पूरा सामान होगा और गोदाम भरा हुआ होगा तो ये उसमें एक रीजनेबल मिनिमम मार्जिन पर माल बेचेंगे, क्योंकि डिमांड ज्यादा नहीं है, महंगा आ रहा है ना, इसमें दुकानदार क्या करेगा? जो 1500 रुपए का पीपा था वो 2500 में दे दो आप, अभी तो वही 10 या 12 रुपए का मार्जिन मिल रहा है। चलिए ठीक है, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, बहस भी जारी रहेगी इस मुद्दे पर, समाज में भी और हमारे स्टूडियो में भी। बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए प्राइम डिबेट में इतना ही। नमस्कार।